हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी, जो कि हमारी एम लक्ष्मीकांत की है। तो काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट लेसन हम लोग देखे थे इंटर स्टेट रिलेशन, तो उसकी और एक आधी पार्ट यहाँ पे बची हुई है। तो आज मैं इस चैप्टर को पूरी कंप्लीट कर दूंगी। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। मैं यहाँ आई बटन पर डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। और 6th एडिशन की जितनी भी 6 चैप्टर न्यू है ना, उसकी भी लेसन आप लोग को मिल जाएगी। बस प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च कर सकते हो पॉलिटी के नाम से, उसमें आप लोग को सारे लेसन्स मिल जाएंगे। अबव 100 लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं आगे जितनी भी फर्दर यहाँ पे बातें जनरल काउंसिल के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट जो हमारे रिलेशन इसके बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, कि इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दो स्टेट के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पब्लिक एक्ट का यहाँ पे काम होता है, रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे संविधान के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है हर एक स्टेट का, वो बस उसी स्टेट तक कन्फाइंड है। यानी कि अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो जो भी वहाँ पे कानून लेकर आती है, जो भी काम करती है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के सरकार, महाराष्ट्र के राज्य के और महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही करती है। ऐसा तो नहीं है कि वो हरियाणा के राष्ट्र के लिए भी कुछ करे, या फिर आपके कर्नाटक के राष्ट्र के लिए कुछ करे, ऐसा नहीं करती है। जो भी राष्ट्र है, जो भी यहाँ पे स्टेट है, वो अगर कोई भी तरीके का कानून लेकर आ रहे हैं तो वो बस उनके टेरिटरी तक ही रिस्ट्रिक्ट है। तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो एक्ट है, रिकॉर्ड है, अगर वन स्टेट के है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा दूसरे स्टेट में? ये तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? तो इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि आप लोग देखते हो कि अगर मान लीजिए कोई कानून है, जैसे तेलंगाना की एक कानून है, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई उन्होंने अपनी तरीके से एक लॉ बना दी, तो उसको क्या हम लोग महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग जो तेलंगाना की यहाँ पे आपकी जो कानून बनाए हैं, जो एक तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग योजना लेकर आए, क्यों ना उसको हम लोग महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट करें, क्यों ना हम लोग उसको बिहार में भी इम्प्लीमेंट करें, क्यों ना हम लोग उसको जो है छत्तीसगढ़ में भी इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके का भी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है? तो ये एक तरीके का डिफिकल्टी था, जिसको रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। तो ये क्लॉज को इंक्लूड किया गया है। अब इसमें क्या क्या बातें की जा रही है इसको देखते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज का मतलब क्या होता है? ये हमारे पूरी तरीके से टेरिटरी ऑफ इंडिया को दिया गया, वो भी किस किस रिस्पेक्ट पे? तो यहाँ पे पब्लिक एक्ट को लेकर, रिकॉर्ड्स को लेकर और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर। तो ये किसके किसके बीच में? सेंटर और सारे स्टेट के बीच में। जो एक्सप्रेशन है पब्लिक एक्ट का, इसमें कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट, यानी कि कोई भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है कि उनको कानून क्या बनाना है और कानून किस तरीके से कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ये जो आपकी है ये पब्लिक एक्ट के अंदर आती है। पब्लिक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल बुक है वो आ सकती है, कोई भी तरीके का रजिस्टर है जिसमें कि आपका कोई भी तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन है। रिकॉर्ड्स है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाया गया है, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को निभाते हैं तब। तो ये सारी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑफिशियल यहाँ पे आपकी पब्लिक जो बुक है, पब्लिक रिकॉर्ड और पब्लिक एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे आपका मैनर्स भी बताया गया है, जिसमें कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसके बीच में आपको कुछ एक्ट्स, रिकॉर्ड और जो प्रोसीडिंग्स है उसको प्रूव करना है, और उसकी इफेक्ट को भी डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरीके से उसको पार्लियामेंट के कानून के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब है कि जनरल रूल जो है ना, वो मेंशन किया गया है कि यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें कि वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं और प्रूफ भी दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्ट्स और रिकॉर्ड और जो प्रोसीडिंग है ना, उसको वो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये जैसे आप लोग देखते हो कि तेलंगाना की यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग जो योजना है, अगर इस सेम योजना को अगर महाराष्ट्र में आप लोग को इंप्लीमेंट करना है तो ये पावर किसके पास है? ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। फाइनल जजमेंट और जो सिविल कोर्ट की ऑर्डर है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, वो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशंस के लिए कैपेबल होगा, किसी भी इंडिया में कहीं पे भी। तो ये जो भी रूल आपका अप्लाई होगा ना, सिर्फ सिविल जजमेंट के लिए होगा, ना कि क्रिमिनल जजमेंट के लिए होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्टेट की कोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ भी तरीके का कानून लाए और फिर उसके बाद जो है इसको इन्फोर्स में करे। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो भी फाइनल जजमेंट होगा, सिविल जजमेंट को लेकर कोई भी फाइनल जजमेंट होगा या फिर ऑर्डर होगा सिविल कोर्ट का, तो अगर एक स्टेट में है तो उसको दूसरे स्टेट में भी यहाँ पे आपका देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कैसे होता है।
यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो व्यापार है, जो आपका गुड्स का जो है आपकी मूवमेंट होती है, वो कैसे होती है। आप लोग यहाँ पे देखो कि पार्ट 13 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक रखा गया है, जिसमें कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को यहाँ पे आपका जो है डील किया जाता है। अब एक एक करके सारी आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 301 की बात करें तो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि हमारे इंडिया में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, यानी कि कोई भी गुड्स का मूवमेंट है या फिर किसी भी तरीके से आपको ट्रेड करना है तो ये फ्री है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देखोगे इस तरीके का प्रोविज़न का, तो वो यहाँ पे बॉर्डर बैरियर को तोड़ने के लिए है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर को आपको एंट्री करने में जो है ना आपको इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, इतना ह्यूज टैक्सेस देना पड़ेगा, इंटर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। एटलीस्ट हमारे इंडिया में जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे फ्री है, आराम से आपका मूवमेंट होगा, आराम से आप आ जा सकते हो। तो यहाँ पे एक यूनिट बनाने के व्यू से जो है ना इस तरीके का फ्री फ्लो रखा गया है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का। जो फ्रीडम दिया गया है इस प्रोविजन के अंदर वो सिर्फ इंटर स्टेट ट्रेड तक ही कन्फाइन नहीं है, कॉमर्स तक ही नहीं है, इंटरकोर्स तक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट भी आपका ट्रेड है। ठीक है, इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि एक ही स्टेट में अगर आपका मूवमेंट हो रहा है, एक ही स्टेट में आप लोग देखते हो कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जो मूवमेंट हो रहा है ना ये भी हमारा फ्री है। ठीक है, इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि एक ही स्टेट में आपका एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी से दूसरे सिटी। तो आर्टिकल 301 की बात करूँ तो ये आपका वॉयलेटेड भी हो सकता है अगर ये रेस्ट्रिक्शन आपका इम्पोज हो जाए किसी भी तरीके के अगर फ्रंटियर स्टेट के द्वारा। तो यानी कि मान लीजिए कि अगर ये आपका गुड्स जो है ना महाराष्ट्र से चलते आ रहा है और इसको जाना है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जैसे ही पहुंचा तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ना इस तरीके के गुड्स के मूवमेंट को और इस तरीके के गुड्स के एंट्री को जो है ना वो बैरियर लगा दिए कि वो यहाँ पे बैरियर है, ये वो इस तरीके का जो है महाराष्ट्र की गुड्स यहाँ पे इंटर नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है आर्टिकल 301 का जो है वॉयलेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्रीडम यहाँ पे ग्रांट किया गया है आर्टिकल 301 में, ये आपका फ्रीडम है, यानी कि सारे तरीके के रेस्ट्रिक्शन से यहाँ पे फ्रीडम है। तो कोई भी स्टेट जो है इस तरीके का रोक नहीं सकती है अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो, एक्सेप्ट वो जो आपका यहाँ पे कुछ प्रोविजंस में आपका प्रोवाइड किया गया, क्योंकि हर एक आर्टिकल्स में आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, तो एक्सेप्शन शुड बी देयर। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड होगा, अदरवाइज और सारे मैटर में आपका रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है कि अगर उनको लगता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस तरीके का मूवमेंट नहीं होना चाहिए गुड्स का, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर उनको रोकना है, तो यहाँ पे वो इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट जो है ना वो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दे सकती। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे महाराष्ट्र को प्रेफरेंस दे दे और यहाँ पे छत्तीसगढ़ को प्रेफरेंस नहीं दे। प्रेफरेंस नहीं दे सकती, वो किसी सर्कमस्टांसेस में या फिर एक वैलिड रीज़न के तहत जो है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। सेकंड है कि यहाँ पे स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो भी यहाँ पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किसी भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के फ्रीडम में। यानी कि अगर कोई भी तरीके से, जैसे महाराष्ट्र से अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रही है, तो छत्तीसगढ़ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना वो यहाँ पे कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि उनको यहाँ पे रीज़न बताना होगा कि किस बेसिस पे वो इस तरीके के गुड्स के मूवमेंट को यहाँ पे रोक रही है। तो एक अच्छा खासा रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए, ऑथेंटिकेट रीज़न होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपकी जो गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है वो छत्तीसगढ़ में आने से रोका जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। थर्ड है कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो यहाँ पे गुड्स जो भी इंपोर्ट हो रहा है दूसरे स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, तो इसको उसमें इम्पोज कर सकती है, यानी कि कोई भी तरीके का टैक्स लगा सकती है जो कि सिमिलर गुड अगर उनके स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये प्रोविजंस जो है ना आपका प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है ना उसको यहाँ पे रोकने के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बिहार और झारखंड की बात करते हैं। अब बिहार में आप लोग देखते हो, झारखंड में क्या हो रहा है ना कि स्टील वगैरह बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, और बिहार भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्टील, और बिहार की यहाँ पे जो स्टील है ना वो जा रही है झारखंड में। तो आपको पता है कि झारखंड में यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज़ है, तो झारखंड क्या करेगी ना कि झारखंड की असेंबली वो इस तरीके के बिहार की जो यहाँ पे आपकी स्टील आ रही है उस गुड्स को रोक देगी। क्यों रोक देगी भाई? क्योंकि यहाँ पे आपका डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए रोक देगी, क्योंकि अगर ये हम लोग बाहर से दूसरे स्टेट से अगर इस तरीके की इम्पोर्ट करने लगे तो यहाँ पे झारखंड की जो स्टील कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं घाटे में चली जाएगी। यहाँ पे आपका जो है स्टील जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, सस्ते दाम में मैन्युफैक्चर होती है, सस्ते दाम में यहाँ पे झारखंड में यूटिलाइज़ किया जाता है। तो बाहर से अगर लाएंगे और बाहर से लाने पर भी यहाँ पे अगर हाई टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि ऐसा टैक्स लगाया जा रहा है जो कि यहाँ पे आपके झारखंड में जो स्टील की कंपनीज़ है और स्टील का जो प्रोडक्शन करती है उससे ज़्यादा स्टील की जो रेट झारखंड में उससे ज़्यादा अगर ये महंगी हो जा रही है टैक्स लगाने के बाद, तो फिर ये बिहार की जो यहाँ पे आपकी स्टील है उसको झारखंड रोक सकती है। ठीक है,
उसके बाद चौथा क्या क्लॉज है कि यहाँ पे जो फ्रीडम है ना आर्टिकल 301 में, ये आपका नेशनलिज्म का भी सब्जेक्ट है, यानी कि नेशनलिज्म का कानून का भी यहाँ पे सब्जेक्ट है। यानी कि ये जो लॉ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है ये मोनोपोलीज के लिए भी किया जाता है, सेंटर के फेवर में या फिर स्टेट के फेवर में। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड में आपकी स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टील मान लीजिए कि झारखंड क्या कर रही है ना कि हर एक स्टेट में जो है जल्दी जल्दी स्टील जो है मैन्युफैक्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टील भेज रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि झारखंड जो है एक मोनोपोली कंपनी बन गई है, यानी कि पूरे इंडिया में सिर्फ कौन सी एक कंपनी ऐसी है जो कि स्टील बेच रही है, तो झारखंड की यहाँ पे आपकी स्टील कंपनीज है जो कि यहाँ पे आपको जो है टेल्को टिस्को देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे स्टील बेच रही है। तो ये क्या होता है कि उस स्टेट की मोनोपोली हो गई। तो इस स्टेट की मोनोपोली का जो अगर इस तरीके से इस्तेमाल होने लगे, इस तरीके से स्टार्ट हो जाए, तो मे भी यहाँ पे जो है आपका जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो यहाँ पे कानून बना सकती है और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को जो कि ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं या फिर उनकी सर्विस है, वेदर वो एक्सक्लूजन है, कंप्लीट है, पार्शियल है या फिर सिटीजन्स की या फिर अदरवाइज, तो वो यहाँ पे कानून बना के जो है ना उनके लिए इस तरीके का रोक लगा सकते हैं। ठीक है, मोनोपोली अगर किसी भी कंपनी की स्टार्ट हो रही है, किसी भी स्टेट की स्टार्ट हो रही है, तो इसके तहत जो है दूसरे स्टेट इस तरीके का कानून ला सकते हैं। अब जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकती है कि वो यहाँ पे जो भी प्रोविजंस दिया गया है ना उसके पर्पस को देखने के लिए कि अच्छे तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक स्टेट के ही अंदर में अगर फ्रीडम आपका जो दिया जा रहा है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बीच में, तो वो सही से हो रहा है कि नहीं, या फिर रेस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं। साथ ही पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे कन्फेयर भी करेगी सारे अथॉरिटी को कि उनको एक नेसेसरी पावर दिया जाएगा, ड्यूटी दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने पावर और ड्यूटी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी का आपका बनाया नहीं गया है, अपॉइंट नहीं किया गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ट्रेड में आप लोग देख लीजिए और ये एक बेसिक आपको नॉलेज देखने को मिलेगा। पूरे पार्लियामेंट पूरे आपको जो ये जो आपके लक्ष्मीकांत की बुक है ना, इसमें आपको हर एक चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन को आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है और हमारे कंट्री में किस तरीके का जो है स्टेट के साथ रिलेशन होती है। अब यहाँ पे देखते हैं जोनल काउंसिल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखोगे तो इस तरीके की जोनल काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुकी है। तो जोनल काउंसिल सबसे पहले समझनी है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे संविधान में इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र देख रहे हैं, ये एक तरीके का काउंसिल भी है, तो भी सोचते हैं हम लोग कि मे बी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है। जैसे कि जीएसटी काउंसिल है तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका आपका मेंशन है संविधान में। ओके, 279A आर्टिकल है जिसमें कि आपको जीएसटी काउंसिल देखने को मिलेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद यही आर्टिकल है। ठीक है, अगर मैं इनकरेक्ट कह रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में बता के। साथ ही ये इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट के द्वारा और ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। जो एक्ट है वो हमारे कंट्री को 5 जोन में डिवाइड करती है, यानी कि नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, और साथ ही एक जोनल काउंसिल भी प्रोवाइड करती है हर एक जोन के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे एक काउंसिल बनाया गया है हर एक जोन के लिए, क्योंकि आप देखते हो कि हमारी कंट्री कितनी बड़ी है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साथ ही सेंट्रल है। तो हर एक को जो है ना पूरी तरीके से नहीं हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हर एक रीजन की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, अलग चैलेंजेस होती है, अलग इश्यूज़ होती है, अलग हर एक तरीके का जो प्रॉब्लम है ना वो अलग होता है। तो उसको अलग तरीके से ही टैकल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कि नॉर्थ में कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी हिली टेरेन होती है और डिफ़िकल्ट आपका टेरेन होता है। विंटर सीजन्स आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, रोड वगैरह जाम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको हटाना पड़ता है, बर्फ़ को काट काट के हटाया जाता है, सड़क बनाई जाती है, टनल्स कम है, वहाँ पे रोड वगैरह कम है, कनेक्टिविटी कम है, तो ये प्रॉब्लम आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। वहीं अगर साउथ में देखें तो साउथ में क्या होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर होती है। हर एक जगह जो है आपको साउथ में मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी जो है कंजेशन की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लंबी लंबी कतार में ट्रैफिक हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देखा जाएगा। ईस्टर्न में आप देखोगे तो यहाँ पे पुअर बहुत है, गरीब लोग है बहुत है, हंगर बहुत है, यहाँ पे इलिटरेसी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हर एक क्षेत्र का ना एक अलग से काउंसिल बनाया गया है जो कि पर्टिकुलरली उस क्षेत्र में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसी से रिलेटेड वहाँ पे स्कीम लाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल में इसको डिवाइड किया गया है। जब ये जोन का आपका फॉर्मेशन हो रहा था ना तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिया गया था, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल डिवीजन, कि हमारे कंट्री का एक नेचुरल तरीके से डिवाइड करनी है, रिवर सिस्टम को, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होगी, कल्चर और लिंग्विस्टिक एफिनिटी क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके उस स्टेट को, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन हो सके। तो ये सारी ऐसी कुछ फैक्टर्स है जिसको देखते हुए जो है आपका 5 जोनल काउंसिल को यहाँ पे फॉर्म किया गया। हर एक जोनल काउंसिल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे होम मिनिस्टर होते
होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, यानी कि उस जोन के। मान लीजिए सेंट्रल के हैं तो सेंट्रल में आपके जितने भी स्टेट आएंगे उन स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होंगे। 2 अदर मिनिस्टर भी होंगे हर एक स्टेट के, हर एक स्टेट से जो कि जोन में है। एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे उस यूनियन टेरिटरी के, अगर उस जोन में आपकी यूनियन टेरिटरी आती है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये आपके एसोसिएटेड होते हैं जोनल काउंसिल से। तो यहाँ पे कुछ एडवाइजरीज भी होते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन अगर प्लानिंग कमीशन के द्वारा नॉमिनेट की गई है, हालांकि अब प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, अब इसकी जगह नीति आयोग हो चुकी है। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं हर एक स्टेट के उस जोन में, डेवलपमेंट कमिश्नर भी होते हैं हर एक स्टेट के उस जोन में। तो ये सारे लोग भी होते हैं जो कि अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो और भी लोग वहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, ये कॉमन चेयरपर्सन है। चेयरमैन पूछा जाता है कि 5 काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो ये यहाँ पे होम मिनिस्टर होते हैं। हर एक चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, और बाय रोटेशन इनको एक एक साल का यहाँ पे जो है ना वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। मान लीजिए कि ईस्टर्न में आपके कौन कौन से स्टेट आ गए, तो ईस्टर्न में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, साथ में आपकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आ गई। तो ये सारे स्टेट में आपकी क्या होगा कि बिहार के 1 साल के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, साथ ही यहाँ पे आपके वाइस चेयरमैन होंगे, साथ ही झारखंड के 1 साल के लिए होंगे, फिर अनदर ईयर्स के लिए यहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आपके वाइस चेयरमैन होंगे, फिर वेस्ट बंगाल के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वाइस चेयरमैन होंगे। तो इस तरीके का जो है ना यहाँ पे आपका हर एक चीफ मिनिस्टर जो है ना एक एक साल के लिए यहाँ पे वाइस चेयरमैन रोटेशन के हिसाब से बनते हैं। जो जोनल काउंसिल है उनका एक एम है कि यहाँ पे हर एक स्टेट के बीच में, यूनियन टेरिटरी के बीच में और जो सेंटर के बीच में एक अच्छी खासी कॉपरेशन होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ रिकमेंडेशन भी बनाते हैं कुछ मैटर्स को लेके, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कैसे करनी है, जो भी माइनॉरिटीज़ है जैसे लिंग्विस्टिक बेस्ड माइनॉरिटीज़ है तो उनका ख्याल रखना है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी स्टेट आपकी जो है इंटर स्टेट है, यानी कि 2 स्टेट के बीच में बॉर्डर है, या फिर आपकी कंट्री के साथ अगर कोई बॉर्डर आपकी शेयर कर रही है, तो इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एकदम से स्मूथली होनी चाहिए। तो और भी जितनी भी चीज़ है ना, उन सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होनी चाहिए, इसलिए इस तरीके का जोनल काउंसिल बनाया गया। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिर्फ डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ जोनल काउंसिल यहाँ पे एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरे डिपेंड होती है कि वो इस तरीके से इसके ऊपर क्या एक्शन रिएक्शन लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि फंक्शंस क्या क्या है यहाँ पे जोनल काउंसिल के। तो सबसे पहला है कि एक इमोशनल इंटीग्रेशन हमारे कंट्री का जो है उसको अचीव करना है, यानी कि हर एक इतने सारे स्टेट है, 28 स्टेट है और आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो सबके बीच में यहाँ पे आपका जो है ना इंटीग्रेट करके रखना है, सबको मिलजुल करके रखना है। साथ ही हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए, स्टेट कंसेशंस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म और पर्टिकुलरिस्टिक जो ट्रेंड है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होनी चाहिए। इसमें जो आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि कुछ केसेस में जब अलग हो जाते हैं कुछ स्टेट, तो उसमें क्या है ना कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो सारे इफेक्ट को भी अलग करना है, हटा देना है। साथ ही यहाँ पे सेंटर और स्टेट को अनेबल करना है कि वो एक साथ कॉपरेट करें सोशल और इकोनॉमिक मैटर को लेकर। साथ ही कोई भी आइडिया है तो वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, अगर किसी तरीके की यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ को इवॉल्व भी करना है। साथ ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और सक्सेसफुली यहाँ पे जो है कॉपरेट करेंगे, और कोई भी प्रोजेक्ट होगी तो उसको डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री में, तो उसको भी मेंटेन करना है। तो ये सारी इनकी ऑब्जेक्टिव है जोनल काउंसिल का बनाने का। तो ये अब आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में देखते हैं। इतनी जोनल काउंसिल तो हम लोग देख लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है ना हमारी छूट गई, जिसमें कि आपकी यहाँ पे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट आती है। तो अलग से एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो बनाया गया और एक सेपरेट एक्ट के थ्रू यहाँ पे पार्लियामेंट में बनाया गया। बाकी जितनी भी जोनल काउंसिल आपके बनाए गए हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 के तहत बनाए गए, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है ना वो आपके दूसरे कानून के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ 1971। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, आपको ध्यान रखना है। इसके मेंबर कौन कौन है, तो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, यानी कि जितने भी आपके 7 सिस्टर्स है वो सारे इसके आपके मेंबर है। इनकी फंक्शंस वही सिमिलर है जैसे कि और भी आपके जोनल काउंसिल है। साथ ही कुछ और भी फ्यू एडिशन किया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इनको माना जाता है, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, इसमें कनेक्टिविटी की कमी है, इसमें जो है आपकी अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें और भी चीज़ों को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बात रही हमारी जोनल काउंसिल की। साथ ही साथ हम लोग देख लिए कि किस तरीके से पब्लिक एक्ट, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें काम करती है। तो अब आप लोग देख सकते हो, ये भी देख लीजिए कि नदर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से यहाँ पे कंट्री स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। वहीं अगर सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो ये है यूपी, उत्तराखंड,
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो यूपी के इलाहाबाद में है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। इसकी अगर हेडक्वार्टर देखूँ तो ये WB की यहाँ पे आपकी कोलकाता में है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करूँ तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, अब ये दोनों आपकी जो टेरिटरीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़, इसको मर्ज करके एक बना दिया गया। इसकी यहाँ पे आप हेडक्वार्टर देखो तो मुंबई में है। साउथ जो सदर्न जोनल काउंसिल है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी है। और इसकी जो यहाँ पे आपकी हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है। तो आप लोग जिस भी जोन में आते हो ना, इसको ध्यान से देख लीजिए किस जोन में आप लोग आते हो, इसको याद कर लीजिए, और आपकी जोन में हेडक्वार्टर कहाँ है उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी सबको तो आप लोग देखना ही है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, डैट स्टेट्स और डैट इन्फॉर्मेशन मस्ट भी आपको हमेशा याद होना चाहिए, है कि नहीं, उसको एकदम मग अप कर लीजिए। तो ये रही हमारी पूरी इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट जो भी लेसन यहाँ पे बची हुई है मैं उसको कवर कर रही हूँ धीरे धीरे। आपकी ये बुक मैक्सिमम बुक तो आपकी कवर हो गई, 80% मैं कवर करा दी हूँ, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में आपकी लेसन छूट गई है जिसको मुझे कवर करानी है। तो डोंट वरी, मैं इसी तरीके से आपके पास जो है बीच बीच में लेसन लेते रहूँगी और आप लोग यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, आप लोग परेशान मत होइए। साथ ही अगर आप लोग को और भी कोई डाउट क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।